साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके राइट्स को लेके। आज मैं डिस्कस करूंगा रेप वर्सेस कंसेंचुअल सेक्स और दोनों में क्या डिफरेंस हम कर सकते हैं एज पर लॉ। साथियों मैं बात को लीगल पॉइंट से आपको समझाने का प्रयास करूं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि जब हम फैक्ट्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ लॉ को पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जो है काफ़ी आसान लगेंगी और समझने में जो है हमें काफ़ी सुविधा रहेगी। साथियों फ़र्ज़ कीजिए कि आपके किसी लड़की के साथ में मैत्रिक संबंध है। वो मित्रता कैसे हुई? सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी मित्र के माध्यम से या किसी रिलेटिव के माध्यम से। और दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि उस महिला ने कहा कि अपन एक दिन किसी रेस्टोरेंट पर आके मिलते हैं, या आपने कह दिया, बात बराबर है। और आप मिले, आपने खाना खाया, आपको एक दूसरे का जो फर्दर फ्रीक्वेंसी था, जो मीटिंग ऑफ माइंड था और डोमिनेट हो गया। तो आपने और मीटिंग्स जो है स्टार्ट कर दी। अब आप मिल रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, पार्क में और डिफरेंट जगह जो है आप घूम रहे हैं। और अल्टीमेटली ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपके उस महिला से शारीरिक संबंध जो है स्थापित हो जाए। जब संबंध स्थापित होंगे तो आप सब जानते हैं कि इसमें आनंद ही आएगा और शुरुआत में सबको आनंद ही आता है। क्लियर है? तो वो संबंध जो है वो फ्रिक्वेंट होंगे, लगातार जो है बनेंगे। अब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि लड़की बाद में आपसे कह सकती है कि मुझे पैसा दो या उसके नाम जो है प्रॉपर्टी कर दो, या कई बार शादी का प्रस्ताव आप उसे देते हैं, वो मना करती है, या वो आपको देगी तो आप मना कर दोगे ड्यू टू फैमिली फियर। उस सिनेरियो में वो लड़की जो है थाने पहुंच जाती है और वो कहती है कि भाई मेरा रेप हो गया। और रिपोर्ट सबकी लगभग आपको सिमिलर मिलेगी कि इस तारीख को हम संपर्क में आए, फिर हमारे ये इवेंट्स रहे, शादी का झांसा देता रहा, मेरा यौन शोषण करता रहा, कानूनी कार्रवाई की जाए। अब पुलिस क्या करेगी इस रिपोर्ट पे कि आपको सबसे पहले फ़ोन करेगी, भाई तू थाने आ जा और हमको जांच करनी है। और अगर आप थाने नहीं जाओगे तो आपके विरुद्ध जो है सख्त कानूनी कार्रवाई का बेस तैयार कर लेगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि लड़की धोखे से आपको किसी प्लेस पर बुलवाती है मिलने के लिए, और वो कहती है कि भैया मिलने आ जाओ और अपने को ये रिलेशनशिप जो है यहीं पर एंड करनी है। बट वहाँ पर वो रिपोर्ट करी भी होती है और उस रिपोर्ट में वो लिख चुकी होती है कि ये लड़का जो है चालाक है और बेईमान है और इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर आएगा और मुझको जो है ये फिर तंग करेगा। तो पुलिस जो है उसको रेड हैंड पकड़ने के लिए भी जो है तैयार रहती है मौके के ऊपर। तो उस सिनेरियो में साथियों करें क्या, बचे कैसे, कानून में आपके राइट्स क्या हैं, ये आपको मैं जो है गाइड करने वाला हूँ। साथियों एक बात मैं आपको कह दूं कि अगर कोई अधिकारी आप पे कार्रवाई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराधी हो। इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि उनको लॉ नहीं आता और ना वो लॉ समझना चाहते हैं। जो गाइडलाइंस स्टैटिक हैं उसको अवॉइड करके वो कानूनी कार्रवाई आप पर करते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है आप पर पड़ता है और अल्टीमेटली समझ में आता नहीं कि हम करें क्या, लड़े कैसे। साथियों सेक्शन 375 आईपीसी का जो है डिफाइन करता है रेप को, और सेक्शन 376 आईपीसी में डिस्कस किए गए हैं वेरियस प्रोविजन रिगार्डिंग द पनिशमेंट। ये तो बात थी भारतीय दंड संहिता की, मैं वर्ड्स पर जोड़ दूंगा भारतीय दंड संहिता। पर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो हम कानून बना रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य किसी भी रूप में दंड देने का है ही नहीं। हम न्याय करना चाहते हैं, वो न्याय तब होगा जब कानून की मंशा जो है वो फॉलो होगी। और जो गलतियां खासकर आप लोग करते हो ये भी मैं डिस्कस करूंगा आज इस अध्याय के अंदर। साथियों नए अध्याय में क्या चीज़ आई है और पुराने अध्याय में क्या चीज़ थी रेप को लेकर, ये भी जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं ओल्ड लॉ ऑन द सब्जेक्ट, जिसमें सेक्शन 375 आईपीसी का हमें जो इनिशियल फेज है उसको पढ़ना पड़ेगा। वो क्या कहता है? अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही डज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन। तो वहाँ पर परिभाषा जो है काफ़ी सीमित थी कि वेजाइनल इंटरकोर्स तक ही था और उससे ऊपर था ही नहीं। और कई बार ऐसा था कि इंटरकोर्स तो हुआ ही नहीं है तो 354 लगा दूँ। और इसके अलावा कई महिलाओं की शिकायत ये थी कि हमारे साथ जो है ओरल सेक्स हुआ है, मीन्स मुख मैथुन हुआ है। और कई बार शिकायत ये थी कि एनल सेक्स हुआ है। फिर बाद में इंटरप्रिटेशन हुए तो लॉ निकल के ये है कि अगर सब कुछ कंसेंचुअल है तो कोई भी ऑफेंस जो है वो मेड आउट नहीं होगा। साथियों यूजुअली अगर किसी महिला के साथ हमको इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसके 4 रास्ते होते हैं। या तो हम वेजाइनल इंटरकोर्स कर रहे हैं, या हम एनल इंटरकोर्स कर रहे हैं, या हम ओरल इंटरकोर्स कर रहे हैं, या हम उसकी बॉडी को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो इंटरकोर्स ईजिली परफॉर्म हो जाए। क्लियर है? तो उसको लेके स्थिति कानून की क्या है ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों रेप को जो है नए कानून में, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में जो है डिफाइन किया गया। लिख लिया आपने? नोट कर लिया? 63 ऑफ BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें क्या कहा गया है? अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही। अब इसमें 4 कैटेगरी आ गई। पेनिट्रेट हिज पेनिस, तो सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ दिया गया है पेनिस पे, मीन्स लिंग पे।
टू एनी एक्सटेंट, कि किसी भी एक्सटेंट तक वो वेजिना में इंसर्ट हो जाए या माउथ में इंसर्ट हो जाए या यूरिथ्रा जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग उसमें इंसर्ट हो जाए या एनएस में जो है इंसर्ट हो जाए, या ऐसा करने के लिए उसे कहा जाए, मीन्स महिला को कहा जाए या कोई थर्ड व्यक्ति है उसके साथ ऐसा करने के लिए उसे कहा जाए, तो ये ऑफेंस ऑफ रेप जो है कॉन्स्टिट्यूट होगा सब क्लॉज ए के अंदर। क्लियर हो गया आपको? सिंपल सी बात अपन डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर पेनिस नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई बॉडीली पार्ट भी हो सकता है, मीन्स उंगली हो गई या कोई ऐसा बॉडीली पार्ट है जिसको इजीली जो है इंसर्ट कर सकते हैं, किसमें? वेजाइना। दूसरा है यूरिथ्रा, तीसरा है एनस। पर इस कैटेगरी में जो है माउथ को नहीं रखा गया है और पेनिस को जो है वो नहीं रखा गया है। और तीसरी कैटेगरी है मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमेन, ताकि उसकी वेजाइना में या यूरिथ्रा में या एनएस में या किसी बॉडीली पार्ट में इंसर्शंस किए जा सके या ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया जा सके, तो वहाँ पर रेप जो है कॉन्स्टिट्यूट होगा। उदाहरण के लिए हम उसके पैरों को जो है होल्ड करवा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, रस्सी से पैर बांध दिए, उसके बाद वेजाइनल इंटरकोर्स कर रहे हैं या फोर्सफुल उसको जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि ईजिली जो है हम इंटरकोर्स कर सकें, तो सब क्लॉज सी में जो है वो ऑफेंस कवर हो जाएगा। और चौथा है कि अप्लाइज हिज माउथ, कि वो अपने माउथ को उसकी वेजाइना या यूरिथ्रा या एनएस में जो है अप्लाई कर दे या ऐसा करने के लिए उसे कहे या किसी व्यक्ति के संबंध में जो है करवाए, तो उस सिनेरियो में जो है रेप कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो नई परिभाषा को हम देख रहे हैं तो कितना वाइडर स्कोप कर दिया है कि ओरल सेक्स भी आ गया, एनल सेक्स भी आ गया, वेजाइनल सेक्स भी आ गया। बट पॉइंट ये है कि अगर हम इस पार्ट को देख लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ये कृत्य करेंगे तो हमारे खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पर सरकार बोलती है नहीं, अगर आपने इन सर्कमस्टेंसेस में ये कार्य किए हैं तो ही ये कानूनी अपराध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला पार्ट क्या है? अगेंस्ट हर विल, और दूसरा पार्ट है विदाउट हर कंसेंट। उसकी विल नहीं है या उसकी कंसेंट नहीं है तो उस सिनेरियो में जो है अपराध बनेगा। साथियों, प्रॉमिस टू डू मैरिज और उसके साथ साथ यौन शोषण करना ये अलग अपराध है। पर हम जो कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं उसमें है फोर्सफुल एप्लीकेशन ऑफ द पेनिस और एनी बॉडी पार्ट और एनी ऑब्जेक्ट जिसको हम उस महिला की वेजाइना या यूरिथ्रा या माउथ या किसी बॉडी पार्ट में इंसर्ट करके उसकी ज़िंदगी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। क्लियर है? अब साथियों ज़रा सोचिए कि जब रेप का ऑफेंस हो रहा है तो एक बात हमने यहाँ समझी कि उसकी कंसेंट नहीं है या उसकी विल नहीं है। तो ये कंसेंट और विल निकल के कहाँ से आती है? उसके कंडक्ट से। अगर वो एक महिला है और वो रेसिस्ट कर रही है तो उस सिनेरियो में कोई बॉडी मार्क होगा या ऐसा कोई निशान बॉडी में होंगे जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उसकी कंसेंट नहीं थी और वो उस चीज़ को रेसिस्ट कर रही थी और अल्टीमेटली उस व्यक्ति के द्वारा रेप जो है वो कमिट किया गया। पर कई बार ऐसा भी होता है कि पैशनेट सेक्स होता है जहाँ पर दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे सेक्स में दोनों ही व्यक्ति जानवर बन जाते हैं और उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है कि स्ट्रगलिंग मार्क हो या बॉडी मार्क हो, तो वहाँ पर हम कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर सकते हैं सिंगल इंस्टेंस के अंदर। तो बेटर चीज़ क्या है कि फैक्ट्स क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसको हम समझें। साथियों, सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात क्या कही है कि आप सेक्स कीजिए, यह आपका राइट है। आप चाहे ओरल सेक्स कर रहे हो, चाहे एनल सेक्स कर रहे हो, चाहे वेजाइनल सेक्स कर रहे हो, चाहे कोई बॉडीली पार्ट भी इंसर्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इट शुड नॉट बी अगेंस्ट हर विल एंड कंसेंट। क्लियर है? अब ये कंसेंट या विल हम लेके कैसे आएंगे और यहाँ हम अक्सर क्या गलती करते हैं? साथियों, जब भी हम किसी महिला के टच में आ रहे हैं और हमारे बॉडीली हार्मोन्स हमें उसके प्रति जो है आकर्षित कर रहे हैं और हमारी संवेदना उसके प्रति बन रही है, अल्टीमेटली हम प्रेम संबंधों में जो है फंस जाते हैं और उसके बाद हम फिजिकल हो जाते हैं और उसकी जो भी इच्छा है उसको हम पूरी करते रहते हैं। अल्टीमेटली हम ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। ये तो है इस कहानी का पार्ट नंबर 1। पर आपको एक बात जो है ध्यान में रखनी है कि कोशिश करें कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में नहीं जाएं। अगर आप जा भी रहे हैं तो कुछ सावधानियां जो है आप बरत लें। वो सावधानियां क्या है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो कानून के आए हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ जो है कंसेंट में, वो कंसेंट कैसे एट्रीब्यूट होगी कि उनके लंबे टाइम तक शारीरिक संबंध रहे हैं और वो महिला का कोई रेसिस्टेंस भी जो है वो नहीं रहा है उन संबंधों के ऊपर, तभी विल या कंसेंट का मामला जो है निकल के आएगा, जो हमें आज के अध्याय में देखना है। बाकी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आज का जो फोकस है वो विल और कंसेंट वाले पार्ट पर है। क्लियर है? साथियों देखो, छोटी सी बात ये कि जो रेप है उसका जो बेसिक मोडस ऑपरेंडी है वो है लिव इन रिलेशनशिप, कि कोई महिला आपके साथ जो है रह रही है और आपके बीच जो है विवाह नहीं है और आप दोनों के बीच जो है संबंध है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि अगर वो महिला सच्ची है और आपका प्रेम भी जो है सच्चा है तो उसमें लिखा पढ़ी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आज हम कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लिखा पढ़ी करते नहीं करते हैं? करते हैं। लिखा पढ़ी क्यों करते हैं? ताकि उसका एक एविडेंस बनता है। कल को बैंक ने गलत रिकवरी कर ली तो वो डॉक्यूमेंट साथ खड़ा हुआ है आपके, और आपने पैसा नहीं दिया तो बैंक के पास ये प्रूफ है कि इतना लोन लिया गया और ये पैसा जो है नहीं दिया गया।
ऐसे कई स्टैंड्स हमारे लाइफ में होते हैं कि जहाँ लिखा पढ़ी करते हैं और लिखा पढ़ी करना आवश्यक भी है। अगर हम लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो उस सिनेरियो में दिक्कत दोनों पक्षों के लिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि लिव जो है आपका जुड़ा हुआ है लिव इन रिलेशनशिप से, कि आप साथ साथ रह रहे हैं लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप के अंदर। तो कोशिश ये करें कि एक स्टैम्प पर जो है लिखा पढ़ी कर लें। साथियों, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे आपको कि एनीथिंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज इनलीगल। सेक्स इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। सेक्स एक लाइफ का पार्ट है, कोई नेचुरल चीज़ भगवान ने दी है तो उसका हम सदुपयोग करें, ऐसी ईश्वर की मंशा भी है। तो उस सिनेरियो में आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो कानून है वो उस मंशा को तार तार ना कर दे, या आपकी दैत्यों वाली मंशा ना हो जाए, आपकी हवानियत जो है आप पे हावी ना हो जाए। तो लिखा पढ़े जरूर करा लें। उसमें बेटर चीज़ क्या रहती है कि हर चीज़ जो है राइटिंग में हो जाती है। अगर लिव इन में रह रहे हैं तो एक एग्रीमेंट जरूर लिखाएं जिसमें आपका नाम, उस लड़की का नाम, और एडल्ट वो होनी चाहिए। इस बात का विशेष जो है ध्यान में रखें। अगर वो एडल्ट नहीं है तो वी शुड नॉट गो इन एनी रिलेशनशिप। ये बात विशेष हमको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, शी मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। अगर वो साउंड माइंड की नहीं है, उसको दौरे पड़ते हैं मृगी के, या उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई न्यूरो इशू है, कभी भी रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना है। अगर आप जाएंगे तो उसके जो घर वाले हैं वो डिफेंस दे लेंगे, भाई ये तो अनसाउंड माइंड की थी, उसको न्यूरो डिसऑर्डर से वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, कंसेंट हैज बीन टेकन बाय फोर्स। क्लियर है? तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। शी मस्ट बी एडल्ट मीन्स अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर। और दूसरी बात यह कि वो होनी चाहिए परिपक्व दिमाग से भी, और ऐसे कोई स्थितियां नहीं होनी चाहिए जिसके आधार पर कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस जो है वो ड्रॉ हो जाए। वो क्या होती है कि लंबे टाइम तक आप खर्चा जो है कैश में कर रहे हो, लंबे टाइम तक कोई एविडेंस नहीं है, अचानक जब केस होता है तो आपको चीज़ें ध्यान में आती है, बट चूंकि एविडेंस नहीं होती तो कोई आपकी सुनवाई नहीं करता है। तो इस बातों को थोड़ा सा अपने को लेके चलना है। तो जो एग्रीमेंट है उसमें लिखवाइए आपका नाम, उस लड़की का नाम। नंबर 1, आप रिलेशनशिप में किस प्रकार आए और किस प्रकार आगे रहना चाहते हो। उसमें स्पेसिफिक चीज़ें लिखवा लिया करो कि वी आर नॉट इंटेंट और विलिंग टू मैरी, और ना हमारा ऐसा कोई वादा है और ना भविष्य में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशनशिप जो है वो सेक्स के लिए है या इंटरकोर्स के लिए, और इंटरकोर्स में ये इंटरकोर्स जो है वो शामिल होंगे। अगर शर्मा शर्मी करोगे, नहीं लिखवाओगे, दिक्कत आपके लिए बाद में होने वाली है। दूसरी बात है कि इस काम के लिए महिला भी विलिंग है, मैं भी विलिंग हूँ, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, कितने टाइम तक रिलेशनशिप चलेगा। अगर वो टाइम आप करना चाहें स्पेसिफिक तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यूजुअली कर लेना चाहिए। इससे स्पेसिफिक रहता है कि ये महिला विलिंग है इस रिलेशनशिप के लिए, और हर बार आप टाइम को एक्सटेंड करेंगे तो नया एग्रीमेंट जो है फोर्स में आएगा। तो वहाँ पर आपको ये शो करने में ईजी रहेगा कि मैं गलत काम करूँगा तो 1 बार 2 बार 3 बार कर लूँगा, पर बार बार कैसे करूँगा। ये तो हर बार जाती है नोटरी के पास में, एग्रीमेंट लिखती है, सब कुछ सिग्नेचर हो रहा है, राइटिंग में हो रहा है, तो फिर मैं गलत कहाँ पर हूँ। चौथी बात, आप जो भी कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं इट शुड बी इन द राइटिंग। जैसे मान लीजिए कि आपके बीच समव्यवहार है या प्रेम व्यवहार है या कोई बातें सेक्सुअल फ्लेवर की हैं, तो वो सब कुछ व्हाट्सएप में कैद रहनी चाहिए, और व्हाट्सएप का बैकअप लेके आपको चलना है। किसी भी रूप में वो फ़ोन ख़राब नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप का बैकअप जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये अमूमन गलती हम कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि साहब अब सब कुछ एंड हो चुका है, यहाँ पर हम ऐड करते हैं, आप व्हाट्सअप चैटिंग रिमूव कर दो। ऐसी गलती मत करना। आपको रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करके रखने हैं। आज आप चाहे इनकम टैक्स पेयर हो, चाहे एक एलएलपी को मेंटेन कर रहे हो, लंबे टाइम तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो वो रिकॉर्ड से आपको बचाएंगे। तो वैसे ही कंसेप्ट को यहाँ आप अप्लाई कर लो कि अगर हमारे बीच रिलेशनशिप है, कंसेंचुअल है, लिखा पढ़ी हो रखी है, तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करते हुए चलना है। चौथी या पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो भी खर्चे करने हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, और जो पैसा आप उस लड़की को दे रहे हो वो भी आप ऑनलाइन ही करना। कैश खर्चा बिल्कुल मत करना। कैश खर्चा करोगे इसका हिसाब किताब नहीं बनेगा, अंतोगत्वा जो है आपको परेशानी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जब आप सेक्स कर रहे हो आपके पास वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसी के पीछे लिखा लो कि आज दिनांक को हम लोग जो है इंटरकोर्स कर रहे हैं और मैं इसके लिए कंसेंचुअल हूँ। लड़की की जो है साइन वाइन करा लो आप। जब वो राइटिंग लिखेगी तो उस सिनेरियो में वो कह सकती है कि साहब दबा के लिखा लिया मुझसे। जब उसका फॉरेंसिक होगा तो वहाँ पर एक पीक्स बनते हैं। अगर वो शिवरिंग कर रही होगी, घबरा रही होगी, तो पीक्स जो है या उसका माउंट जो है वो डिफर हो जाएगा। अगर वो कंसेंचुअल है तो वो माउंट जो है वो डिफर नहीं होंगे, या उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो साथियों, इन बातों को जो है हमें दिमाग में रखते हुए चलना है। अब बुरे से बुरा मान लिया कि वो लड़की जो है थाने पहुँच गई और इसने जो है कार्रवाई कर ली, तो सबसे पहले घबराने की बात नहीं है। जो कंसर्न जांच अधिकारी है उससे आप बातचीत करें। वो आपको धमकाएगा कि मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा, या आप अंदर चलिए, उस महिला के हाथ जोड़ लीजिए। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे मामलों में थाने जो है आपको डायरेक्ट नहीं जाना है। अपने किसी वकील को भेजिए या किसी मित्र को भेजिए जो समझदार हो, बात करने में सक्षम हो, सारा मामला वो समझ लें। उसके बाद आपको एक ज्ञापन जो है सौंपना है पुलिस को, और सारी बातों को लिखते हुए चलना है।
तब भी वो कंसीडर नहीं करते हैं आपकी बात को, तो आप क्वेश्चन के लिए जो है मूव हो जाएं। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरी है, सारी बातें हमने जो है पुलिस को लिख के दी विद एविडेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर टोटली बायस्ड, दे आर अज्यूमिंग यू एज अ कल्प्रिट। तो उस सिनेरियो में जांच का डायरेक्शन ही जो है वो गलत होगा। और ऐसे कई मामले हैं जहां पर रेप मैटर्स में जो है FIR क्वैश हुई है बाय द कंसर्न हाई कोर्ट, इवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उनका ये कहना है कि रेप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स डन ऑन द कंसेंचुअल बेसिस। अगर कोई महिला लंबे समय संपर्क में है, वो लगातार जो है उससे चैटिंग कर रही है, लगातार जो है साथ में घूम रहे हैं, कि फोटोग्राफ्स तक जो है मेंटेन है, इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स जो है मेंटेन है, हर चीज़ जो है डॉक्यूमेंट्री है, तो एक बात जो है मान के चलिएगा कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, देन इट विल बी डीम टू बी अ प्राइमरी एविडेंस, तो उसका वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक बात समझ लीजिए, सेक्शन 59B&S में ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर पब्लिक सर्वेंट की जानकारी में फैक्ट है कि ये कार्रवाई जो है वो गलत हो रही है, या महिला जो है झूठ बोल रही है, फैक्ट्स को वेरीफाई किए बगैर वो झूठी कंप्लेंट पर जानकारी होते हुए कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो वो भी जो है जिम्मेदार होगा। तो साथियों, आपको करना क्या है, अगर वो नहीं मानते हैं तो सेक्शन 59B&S में भी जाकर हमें कंसर्न कोर्ट में इस्तिगासा फाइल करना है और कानूनी कार्रवाइयों को इनिशिएट करना है। आप लोग बोलते नहीं हो, राजीनामा की तरफ आगे बढ़ते हो, लमसम की तरफ आगे बढ़ते हो, झुकना पसंद करते हो, जिसका फ़ायदा ये गलत लोग जो है उठाते हैं। साथियों, जो कुछ भी आपके बीच में हुआ गलत तो हुआ नहीं है, कंसेंचुअल था। अचानक वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके कानूनी कार्रवाई गलत तरीके से करवाना चाहती है, तो उस सिनेरियो में आपका दोष क्या है? अब आपको जो है थाने लाया जा रहा है, या थाने बुलाया जा रहा है, या धोखे से आपको थाने जो है पकड़ के लिया है, आपको हैरेस किया जा रहा है, तो क्या ऐसी ज़िंदगी को, ऐसी प्रक्रिया को आप सही मानते हो? आंसर इज़ नो। तो मेरा कहना है कि आपके अपने अधिकार हैं, आपके अपने हाथ में है। तो आज जो हमने पार्ट डिस्कस किया है उसमें हमें एक चीज़ जो है क्लियर है कि अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट कंसेंट और विदाउट विल है तो ये अपराध है। और इंटरकोर्स में कई इंटरकोर्स को जो है शामिल किया गया है, जैसे वेजाइनल, यूरिथ्रा, माउथ, या किसी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करना या किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना। क्लियर है? पर अगर हम सब कुछ कंसेंचुअल कर रहे हैं और इस बात को हम प्रूव कर पाते हैं तो ही हम बच पाएंगे ना। तो आप कितना ही बोल लो, कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, 100 बका और 1 लिखा। तो लिखा पढ़ी प्रॉपर कर लो, जितना लिखा पढ़ी करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। जब लिखा पढ़ी बाद में करते हो तो वो लिखा पढ़ी पहले करो। और यूजुअली एविडेंस क्या होती है कि आपकी भी जो बातचीत हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग मेंटेन करनी है, जो चैटिंग हो रही है उसको मेंटेन करना है, जहाँ जहाँ घूम रहे हो फोटोग्राफ मेंटेन करनी है, आप होटल में खर्चा कर रहे हो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इवन जो होटल का रजिस्टर है उसकी भी कॉपीज़ आप मौके पर ले लिया करो। वो लेने कैसे है, रजिस्टर होता है होटल का, उसकी आप फोटो ले सकते हो, ये आपका राइट है। आप उसका ID प्रूफ बार बार दे रहे हो, अपना ID प्रूफ दे रहे हो, दोनों एडल्ट हो, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है। क्योंकि बाद में जो है भावना खराब जब हो जाएगी या वो गलत रिपोर्ट लिखा देगी, तो यही एविडेंस जो आपके पास सुरक्षित है विदाउट एनी मैनिपुलेशंस है, ये आपको उस समय एक प्रॉपर डिफेंस जो है क्रिएट करेगी। और सेक्शन 482 CRPC में भी बार बार डिसीजन निकल के आए हैं कि अगर कोई लड़की कानून का दुरुपयोग कर रही है, प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है और इसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल पर है जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली जो है डिफेंस को फ़ायदा मिला भी है और प्रोसीडिंग क्वेश भी है। तो कुल मिला के मेरा सुझाव था, अब बचना कैसे है आपको इन गलत प्रक्रियाओं से, इसके लिए आपको प्रयास भी जो है करने होंगे। तो साथियों, आप वर्कआउट करेंगे तभी आपके राइट्स जो है बचे रहेंगे। हम समझा के चले जाएंगे बट वर्कआउट आपको ही करना है। वर्कआउट नहीं करोगे तो वहाँ दुख भी जो है आपको भोगने पड़ेंगे। तो कुल मिला के एक लिखा पढ़ी कर लेंगे तो कम से कम इन ट्रबल से बच जाएंगे और कंसेंट्स को हम इजीली जो है प्रूव कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो साथियों, अगर आपको टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया आपके राइट्स के प्रति, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।